हेलो एवरीवन। आज हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। मतलब आज हमारा ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, ये हमारा लास्ट पार्ट है एंशिएंट का, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का। और ये पार्ट जो है ना काफ़ी छोटा रहेगा। मतलब इसमें हम सिर्फ गुप्ता एम्पायर करने वाले हैं, क्योंकि जो हमने बोला था कि पाल डायनेस्टी हम इसमें करेंगे, उसे हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में करेंगे। तो आज सिर्फ गुप्ता एम्पायर कर रहे हैं। जो भी हमारा पाल डायनेस्टी है वो अर्ली मेडिवल का पार्ट है, तो वो हमारा मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में चला जाएगा। आज हम करने वाले हैं गुप्ता एम्पायर, और इसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार कंप्लीट हो चुका है। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग गुप्ता एम्पायर से, जिसमें आपको ये पता है कि मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था कि बहुत ही पावरफुल एम्पायर था। मौर्यन एम्पायर हमारे मगध के रीजन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर्स में गिना जाता है। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि हमें अपने मगध रीजन में दो ही थे एम्पायर जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे थे, एक है मौर्यन एम्पायर और दूसरा है गुप्ता एम्पायर। अब हम करेंगे द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर। तो ये जो था हमारे मगध रीजन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। इसे हम गोल्डन एरा भी बोलते हैं। गोल्डन एरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको रिच आर्ट, आर्किटेक्चर, गोल्ड कॉइन्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में फ्लरिश करता हुआ ये एम्पायर दिखेगा। काफ़ी टेम्पल्स भी बनेंगे, आपको कॉइन्स भी देखने को मिलेंगे, और काफ़ी रिच ट्रेड भी होता है। तो ये काफ़ी अच्छा था, इसलिए इसको गोल्डन एरा भी बोला जाता है। साथ ही यहाँ पे आपके बहुत सारे रूलर्स हैं, मतलब जिनके बारे में आप अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर के बीच में एक मेन डिफरेंस है। ये जो गुप्ता एम्पायर है इसमें पावर को डिसेंट्रलाइज करा गया है। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर का डिवीजन हुआ है। मौर्यन एम्पायर में क्या था, वो सेंट्रलाइज था, सारा पावर उसके किंग और मिनिस्टर्स के पास था। लेकिन यहाँ पे ना डिसेंट्रलाइज्ड वे में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो ये मेजर डिफरेंस है, और बाकी के डिफरेंस हम इनके फीचर्स वगैरह में करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि हमें अपने गुप्ता एम्पायर के बारे में पता कहाँ से चलता है। यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्स, जैसे आपको बहुत सारे कालिदास की बुक्स, एपिक्स, ये सब देखने को मिलेंगी, जैसे मुद्र राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम बाय विशाखा दत्ता। तो ये हो गए हमारे लिटरेरी वर्क्स। उसके बाद एपिग्राफिकल सोर्सेज में आपको ना बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से कुछ पता चल गया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई हमारे गुप्ता किंग्स के बारे में। तो वैसे ही हमें लिटरेरी सोर्सेज कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती है, एपिग्राफिकल सोर्सेज कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती है। न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज, ये हो गए यहाँ पे कॉइन्स, जैसे हमें एक्सकवेशन के दौरान काफ़ी कॉइन्स मिलते हैं जिसमें समुद्रगुप्त की पिक्चर होती है, या फिर हमने अभी आगे पढ़ेंगे कि समुद्रगुप्त की एक इमेज मिली है जिसमें वो वीणा पकड़े हुए हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो किंग है इसका आर्ट और कल्चर की तरफ, म्यूजिक की तरफ थोड़ा ध्यान था। वैसे बहुत ही इनको नेपोलियन बोला जाता है, मतलब बहुत ही पावरफुल थे, बट इनका ना आर्ट एंड बोल सकते हैं आर्ट की तरफ, आर्ट एंड कल्चर की तरफ थोड़ा ध्यान था, ये थोड़ा म्यूजिक की तरफ फोकस था। तो ये सब कॉइन से भी हमें किंग के नेचर के बारे में, उनको क्या पसंद था, उनका बोल सकते हैं इंटरेस्ट क्या था, वो सब चीज़ें भी पता चलती हैं। उसके बाद जो हमारे 18 पुराणाज, उनका कंपोजिशन भी इसी पीरियड में करा गया। तो हमें पुराणाज से भी हमारे गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। अब इनके अलावा हमारे यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं, हर बोल सकते हैं हर डायनेस्टी में कोई ना कोई आया होता है। उसी तरीके से यहाँ पे है फाहेन, द चाइनीज ट्रैवलर। वो हमारे गुप्ता एम्पायर में तो मतलब बोल सकते हैं काफ़ी सालों तक रहे। हम ये बोल सकते हैं कि जो ये फाहेन थे ये लगभग 9 साल के लिए इंडिया में रहते हैं, जिनमें से हमारे 6 साल तो ये पूरे मतलब गुप्ता एम्पायर में स्पेंड करते हैं। उसके बाद ये मतलब यहाँ पे जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनको पढ़ते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और भी चीज़ें लिखते हैं। गुप्ता एम्पायर के बारे में भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इनके राइटिंग से पता चलती है कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, रिलीजन कंडीशन कैसी थी। तो क्योंकि फाहेन का जो इंटरेस्ट था वो किंग्स के ऊपर नहीं था, वहाँ का सोशल मतलब अगर वो कोई चीज़ लिखे भी थे तो किंग्स के बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा था, लेकिन गुप्ता पीरियड की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, रिलीजन कंडीशन कैसी है, तो ये सब चीज़ों के बारे में ये जो चाइनीज़ ट्रैवलर है इन्होंने लिखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले गुप्ता किंग्स, मतलब पहले गुप्ता किंग से, जो कि बहुत ही पावरफुल है। देखिए, जो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, तो उसका आंसर है श्री गुप्त। उनके बाद आए थे घटोत्कच, लेकिन बोल सकते हैं रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एरा, या फिर अगर मतलब ये गुप्ता एरा की अगर बात करें, जहाँ वो कौन से किंग है जहाँ से बोल सकते हैं गुप्ता एज की शुरुआत हुई,
देखिए फाउंडर तो यही है क्योंकि इनसे स्टार्ट हुई, लेकिन जो फर्स्ट पावरफुल किंग थे वो तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। सो फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी श्रीगुप्त, वैसे बोला जाता है द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे इनको मतलब बोला जाता था महाराज धीराज, और मतलब इनको ये पहले ऐसे किंग थे जिन्हें महाराज धीराज के नाम से जाना जाता था। मैट्रिमोनियल अलायंस रखे थे और ये जो कुमार देवी है उनसे शादी करी थी, एंड उसके बाद इन्होंने इस इवेंट को कोमेमोरेट करने के लिए भी गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे। तो इसी तरीके से जैसे अगर कोई बैटल जीत कर आए हैं या फिर अगर कोई ओकेजन है, उसके बाद कोई भी इवेंट के बाद ये क्या करते हैं, गोल्ड कॉइन्स इशू करते हैं, उस पर उनकी इमेजेस को प्रिंट करते हैं, या फिर अगर किसी को हराया है तो वो चीज़ उस पर लिखी होती है। तो इससे हमें क्या इवेंट हुआ उसके बारे में पता चलता है। अब इनसे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें इन्होंने कितना रीजन कॉन्क्वेस्ट करा, कितना इन्होंने रीजन कैप्चर करा, उसके बारे में लिखा है। सो क्वेश्चन अगर आएगा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन किन से डील करता है या फिर कौन से किंग के बारे में लिखा गया है, तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। सो चंद्रगुप्त फर्स्ट से हमारा मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन डील करता है। और आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा प्रयाग प्रशस्ति है या फिर हम जिसे बोलते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, वो हमारे समुद्रगुप्त से डील करता है। सो ये आप हिंदी में देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे समुद्रगुप्त, ये द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ताज इन्हें बोला जाता है। मतलब ये इनको नेपोलियन का टाइटल देते थे, इतने पावरफुल हैं ये। इवन नदर्न किंगडम्स और सदर्न किंगडम्स हर जगह हरा कर आए थे। ये बहुत ही पावरफुल रूलर हम बोलते हैं गुप्ता एम्पायर के। जो हमारा प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, वो इनके रेन के बारे में क्लियरली इंफॉर्मेशन देता है। ये जो प्रयाग पिलर इंस्क्रिप्शन है ये किसने कंपोज करा था, हरि सेन। और ये किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज, ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इन्हें बोला गया था ये टाइटल नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने जो भी कॉन्क्वेस्ट करा था, इनकी बहादुरी को देखकर, इनका पार को देखकर जो हमारे विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं उन्होंने ये टाइटल समुद्रगुप्त को दिया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन्होंने ये टाइटल दिया था, तो ये थे विंसेंट आर्थर स्मिथ। अब इनका आर्ट की तरफ भी ध्यान था। इन्होंने अपने आप को टाइटल एक दिया था कविराज। जैसे मैंने बताया कि इनके कॉइन्स में वीणा पकड़े हुए इनकी इमेजेस हैं। तो ये देखिए सम गोल्ड कॉइन्स ही शोन प्लेइंग वीणा, तो जिससे ये पता चलता है कि ये इनका इंटरेस्ट आर्ट की तरफ था, म्यूजिक की तरफ था, एंड इसी वजह से इन्होंने ये टाइटल खुद को दिया था कविराज। एंड दिस इंफॉर्मेशन शोज दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। एंड ये वैष्णविज्म के फॉलोअर थे, मतलब ये वैष्णविज्म रिलीजन की तरफ ज़्यादा अलाइन थे, बट ऐसा नहीं था कि ये बाकी रिलीजन की तरफ इंटॉलरेंट थे। ये बुद्धिज़्म या फिर डिफरेंट रिलीजन जो उस टाइम पे थे उन सब की रिस्पेक्ट करते थे। इनका इंटरेस्ट भी था बुद्धिज़्म में, और बोल सकते हैं इनके कोर्ट में बुद्धिस्ट मॉन्क भी रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पता होना चाहिए। और साथ में देखिए इनको ना ये नेपोलियन वैसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे मिलिट्री कैंपेन्स करे अगेंस्ट सम ऑफ द रूलर्स इन नॉर्थ इंडिया में, जैसे नागसेन एटसेट्रा। उसके बाद इनका दक्षिणापथ एक्सपेडिशन भी चला था। दक्षिणापथ हो गया सदर्न इंडिया की तरफ। तो नॉर्थ में अगर ये जो भी अपना एक्सपेडिशन कर रहे हैं नदर्न इंडिया में, तो वहाँ क्या करते थे, किंग को हराया, उनको मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनके किंगडम्स को कैप्चर कर लेते, क्योंकि खुद ये मगध रीजन में रह रहे हैं। तो नॉर्थ में अगर किसी को हरा रहे हैं तो उनके किंगडम को कैप्चर करके अपना एक्सपेंशन करते जाते थे। लेकिन अगर ये सदर्न इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया में क्या करते थे, ये रूलर्स को डिफीट करते थे। रूलर्स को डिफीट करने के बाद उनके किंगडम को उन्हें वापस सौंप देते थे। तो इससे ये दिखाते थे कि कितना पार है इन गुप्ता किंग्स के पास। बस ये अपना पार एक्सटेंड करने के लिए बताते थे, और इन्होंने सिर्फ नदर्न इंडिया पे ही ज़्यादा फोकस रखा अपना। उसके बाद इन्होंने पता है गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स दोनों ही इशू करे, और साथ में ये रिलीजियस टॉलरेंट भी है। मतलब वैसे तो वैष्णविज्म है और रिलीजियस टॉलरेंट है। अब इनका इंटरेस्ट बुद्धिज्म में है, और ये भी बोल सकते हैं कि इनके कोर्ट में एक पैटर्न थे, बोलते बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, वासुबंधु। तो इससे पता चलता है कि ये डिफरेंट रिलीजन की तरफ भी टॉलरेंट थे। अब इसके बाद ये कुछ कॉइन्स हैं जो इन्होंने इशू करे, गोल्ड कॉइन्स। एंड ये जो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इसी से पढ़ के हमें पता चलता है कि ये कौन है, चंद्रगुप्त टू है, समुद्रगुप्त है, कौन है। तो ये सब चीज़ें डिपिक्ट करी गई हैं, और ये समुद्रगुप्त के द्वारा इशू की गई कॉइन्स हैं।
अब है चंद्रगुप्त टू। अब इन्होंने कौन सा टाइटल अडॉप्ट करा? विक्रमादित्य। अब देखिए, हमने अभी पढ़ा समुद्रगुप्त के बारे में, उन्होंने कौन सा टाइटल लिया था अपने आप के लिए? कविराज। साथ में आप बोल सकते हैं कि इन्हें बोला क्या गया था? नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कॉन्क्वेस्ट्स करे थे, इसी वजह से इन्हें विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ये टाइटल दिया था, नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब ये जो हमारे चंद्रगुप्त टू हैं, इनको क्या टाइटल, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। ये भी अपने फादर की तरह मिलिट्री जीनियस थे, मतलब इनमें भी वही सारी क्वालिटीज थी कि ये कॉन्क्वेस्ट कर सकते थे और जो भी अपना एम्पायर है उसको इन्होंने बढ़ाया। इनका ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट रहा है जो भी वेस्टर्न इंडिया में सत्रप्स थे। तो ये जो साकाज थे इन द वेस्टर्न इंडिया, उनको हराकर इन्होंने टाइटल अडॉप्ट करा था साकारी। मतलब ये सब कुछ हैं टाइटल्स जो ये अडॉप्ट करते हैं और ये इनका ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट है। इससे ये इंडस रिवर तक अपनी बाउंड्री को, जो भी काठियावाड़ वाला रीजन है गुजरात का, उसको भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये इनका नदर्न एक्सटेंट, ईस्टर्न, सदर्न एंड ये वेस्टर्न एक्सटेंट। आप ये मैप में देख सकते हैं। इस मैप में ये जो गुप्ता एम्पायर है पहले इतना ही था, मतलब उसके बाद ये जो है एम्पायर ये एक्सटेंड हुआ। इवन जब ये साकाज जो यहाँ पे थे, इन साकाज को हराने के बाद ये रीजन भी कैप्चर कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। अब उसके बाद है ये रुद्र सिम्हा थर्ड। ये है ये साका सत्रप के रूलर, जिनको मतलब यहाँ के रूलर हैं ये, जिनको हरा कर इनको मतलब इनको डिथ्रोन कर दिया, मार दिया। और उसके बाद इनकी जो टेरिटरीज थी मालवा वाली, उन्हें कैप्चर कर लिया। साथ में काठियावाड़ पेनिनसुला, ये जो है ये सब कुछ कैप्चर करके गुप्ता एम्पायर में किसने इंक्लूड करा? चंद्रगुप्त टू ने। आफ्टर दिस इन्होंने ये साकारी का टाइटल अडॉप्ट करा था, जिसका मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ साकाज। एंड ये अब जो आप देख रहे हैं, इन्होंने इस एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया वेस्टवर्ड। इसके बाद ये जो थे अरब सी तक पहुंच गए। तो अब क्या होगा? इनके पास सी पोर्ट्स आ गए, ब्रोच, सोपारा, कैम्बे। तो ये सारे जो पोर्ट्स थे, इससे ये क्या करते थे? अपना ट्रेड अब कंट्रोल करने लगे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो अब ये देख सकते हैं, इनके पास जब अरब सी का एक्सेस हो गया तो अब ये ट्रेड को अपने इन्हांस करेंगे। अब इस ट्रेड से इनके पास जो इनकम है वो आएगा, पैसा आएगा। इसीलिए ये इनका भी इस चीज़ का भी कंट्रीब्यूशन है गुप्ता पीरियड के गोल्डन एज की तरफ। अब इन्हीं के रेन में आते हैं, मतलब इन्हीं के रूल में आते हैं। जब ये एम्पायर को रूल कर रहे थे हमारे चंद्रगुप्त टू, तब आते हैं फाहेन जो है बुद्धिस्ट मॉन्क, इनके ही टाइम पर आते हैं। 9 साल के लिए ये पूरे इंडिया में रहते हैं, जिसमें से 6 साल ये गुप्ता एम्पायर में रहते हैं। अब ये जो चंद्रगुप्त टू है, इन्हीं के टाइम पे इन्हीं के कोर्ट में कालिदास रहते थे। कालिदास ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब बोल सकते हैं कि इनका कल्चरल लेवल में भी काफ़ी प्रोग्रेस था। तो इसीलिए देखिए, आपका आर्ट में प्रोग्रेस दिख रहा है, कल्चर में प्रोग्रेस दिख रहा है, आपका यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्पायर कॉन्क्वेस्ट हो रहा है। मतलब जो भी इन्होंने आसपास के रीजन थे उसको कैप्चर किया, साथ में ट्रेड बढ़ रहा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बढ़ रहा है। तो ये सारे रीजन की वजह से हम इस गोल्डन एज बोलते हैं ये गुप्ता एरा को। अब इनके सक्सेसर्स कौन हैं? कुमार गुप्त फर्स्ट, इन्हें सब जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से। सो हमारे बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसका फाउंडेशन किसने करा, मतलब किसने इसको इस्टेब्लिश करा? ये है हमारे कुमार गुप्त फर्स्ट। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन करा। और ये जो था नालंदा यूनिवर्सिटी, सेंटर ऑफ लर्निंग, प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था फ्रॉम 427 टू 1197 एडी। अब ये जो 1197 एडी है, ये तब का टाइम है जब बाख्तियार खिलजी ने आके नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करा था। तो जब से मतलब 427 जब से ये बना है, तब से लेके 1197 तक ये इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग रहा है। अब ये जो कुमार गुप्त फर्स्ट थे, ये इन्होंने ज़्यादा बैटल्स नहीं लड़ी। ये जाने जाते हैं जनरल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। मतलब हम बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लास्ट रूलर थे वो तो थे चंद्रगुप्त सेकंड, लेकिन उसके बाद वैसे जनरली बोला जाता है स्कंदगुप्त थे लास्ट प्रोमिनेंट रूलर। इनके बाद जो भी रूलर्स आए हैं वो थोड़े कमज़ोर थे, जिससे हमारा गुप्ता एम्पायर ज़्यादा देर तक नहीं रह सका। अब अगर हम बात करें कुमार गुप्त फर्स्ट, तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रादित्य। अगर हम बात करें स्कंदगुप्त, देखिए हुन्स का इन्वेजन, जो हुन्स थे उनका इन्वेजन आपको कुमार गुप्त के टाइम पे भी देखने को मिला था। लेकिन अब बोल सकते हैं जो स्कंदगुप्त थे, उनको रियल
जो इम्पैक्ट है देखना पड़ा था, रियल फेस करना पड़ा था हुन्स इन्वेजन, इनके टाइम पे ज़्यादा हुआ था और इन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी करा था और ये हुन्स को हराया भी था। देन उसके बाद आप बात करें, मतलब अपने एम्पायर को बचाया था इन हुन्स से। अब अगर हम बात करें स्कंदगुप्ता से रिलेटेड, एक है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे किंग्स के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे ना एक सुदर्शन लेक है, उस सुदर्शन लेक को पहली बार जब बनवाया था तो बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस लेक को बनवाया था और उसके बाद आपके जो रेनोवेट करा था उसे रुद्रामन ने। अब रुद्रामन के बाद फिर से इसका रेनोवेशन होता है, वो कौन करते हैं? वो करते हैं स्कंदगुप्त। सो ये जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इसमें इन्होंने भी अपना नाम लिखवाया, रिस्टोरेशन वर्क डन बाय द स्कंदगुप्त इन दिस सुदर्शना लेक। सो यहाँ पे भी सुदर्शना लेक के पास अब इनका भी नाम। तो सबसे पहले आपको ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बनवाया था, अपने जो पुष्यमित्र नाम था जिनसे बनवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है हमारे यहाँ पे नाम आता है रुद्रामन का, जिन्होंने इसे रेनोवेट करा। स्कंदगुप्त, उन्होंने भी इसको रेनोवेट करा। सो इसके बाद के जो भी गुप्ता रूलर्स थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो वीक थे, इसलिए जो एम्पायर धीरे धीरे हुन्स के इन्वेजन्स लगातार चलते रहे, जिससे ये एम्पायर खत्म हो गया। अगर हम बात करें गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? डिसेंट्रलाइज्ड। ये तो हमने पहले ही देख लिया है कि सेंट्रलाइज नहीं था, मॉडर्न की तरह डिसेंट्रलाइज था। साथ में माइल्ड, बेनोवलेंट, काफ़ी काइंड, काफ़ी मतलब हार्श नहीं था। अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर से, तो मौर्यन एम्पायर में आपको सीव्र पनिशमेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही हार्श पनिशमेंट्स होते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सीव्र पनिशमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ नो स्पाई सिस्टम, कोई भी ऐसा जासूसी जैसा सिस्टम नहीं था यहाँ पे। रोड्स थे, काफ़ी सेफ थे ट्रैवलर्स के लिए, चोरी वगैरह नहीं होती थी। प्रॉस्परस, वो तो हमें दिख ही रहा है, ट्रेड है, आर्ट, कल्चर, कॉइन्स, एंड साथ ही साथ क्राइम्स नेग्लिजिबल। तो ये हमें फ्लरिशिंग स्टेट में दिख रहा है। ये सारे चीज़ों से पता चलता है जो गुप्ता एज है वो है गोल्डन एज, और ये काफ़ी लिबरल भी था मौर्यास के कंपैरिजन में। ये एक टर्म है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, नागरा सृष्टि कौन है? तो ये ऑफिसर्स थे जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी को कैसे गवर्न करना है, वो सारी चीज़ें देखते थे। बात करें यहाँ पे सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड, मतलब यहाँ पे सबसे टॉप पे हैं ब्राह्मण्स, और उनको ही मतलब बोल सकते हैं काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे, वो वेल्दी पीपल होते थे। लेकिन यहाँ पे ना जैसे अनटचेबिलिटी थी, चांडाल्स थे, इनको सोसाइटी से अलग कर दिया गया था, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो विमेन की कंडीशन मिजरेबल, अच्छी नहीं थी, विमेन्स को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता था। और आपको यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन्स, वो तो हमने अभी देखा हुन्स का इन्वेजन्स, तो फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी, हमें वैसे क्वेश्चन में पूछा था, अनटचेबिलिटी जो है यहीं से स्टार्ट हुई थी। जब कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया है तो अनटचेबिलिटी आपकी धीरे धीरे यहीं से स्टार्ट होती है और आगे चल के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, चांडाल्स जो थे उनको सोसाइटी से अलग कर दिया था, उनको मतलब उनकी परछाई भी नहीं पड़ने देते थे, इस तरीके से ये ट्रीट करते थे। अगर हम बात करें विमेंस, तो विमेंस से रिलेटेड यहाँ पे आपको दिखता है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो डॉक्यूमेंट है उसमें बोलते हैं कि लड़कियों की शादी जल्दी करा देनी चाहिए, अर्ली मैरिज फॉर गर्ल्स। तो यहीं से आता है इशू चाइल्ड मैरिज का। तो ये विमेन से रिलेटेड इशू था जो आपको गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है। ये अपने जैसे हमने देखा था ना वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में था कि विमेन को चॉइस मिलता था कि वो खुद से मैरिज के लिए मतलब ढूंढ सके, या फिर उनको कुछ फ्रीडम था, वो पढ़ भी सकती थी। लेकिन यहाँ पे इनकी कंडीशन काफ़ी मिजरेबल थी। प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवरा वॉज गिवन अप, मतलब अब ये कोई स्वयंवर का कोई चीज़ नहीं होता था, इनके ऊपर इनको कंट्रोल किया जाता था। ये खुद से कोई भी चीज़ चूज़ नहीं कर सकती थी, खुद से स्वयंवर भी नहीं कर सकती थी, जो भी चीज़ें हैं मतलब इनको कंट्रोल किया जाता था। इनको रिलीजियस टेक्स्ट ये भी नहीं पढ़ सकती थी। अगर आप बात करें हम वैदिक पीरियड में देखें तो वहाँ पे वो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ती थी। हमने प्रीस्ट विमेन के ने भी नाम सुने थे, उषा, अदिति एटसेट्रा, लेकिन यहाँ पे ये रिलीजियस टेक्स्ट भी नहीं पढ़ सकती थी। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टडिंग दीज रिलीजियस टेक्स्ट। एंड ऐसा बोला जाता था कि विमेन जो है वो है वीक, कमज़ोर है, वो इनको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, साथ ही साथ इनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मीन्स दे शुड बी प्रोटेक्टेड एंड जनरसली ट्रीटेड बाय मेन। मतलब यहाँ पे जो प्रोटेक्ट कौन करेगा? मेन। और यहीं से आपका जो है निकल कर आता है कि मेन
दे आर स्ट्रॉन्गर देन विमेन, और मेन की ड्यूटी होती है विमेन को प्रोटेक्ट करना, विमेन की ड्यूटी होती है कि वो घर पे रहे, वो घर वालों की देखभाल करे। इसी टाइप से उनको रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने को जब नहीं दिया जा रहा है तो वो आगे स्टडी कैसे करेंगी। तो हम बोल सकते हैं, साथ ही साथ देखिए सारे इश्यूज आपके यहीं से गुप्ता पीरियड से ही थोड़े थोड़े स्टार्ट हो रहे हैं। एक हो गया अनटचेबिलिटी, जब अनटचेबिलिटी भी यहीं से धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है तो आप देख सकते हैं कि यही ये गुप्ता एज ही है जो बढ़ के आगे चल के हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें, जो सती सिस्टम है, जो हमने विलियम बेंटिक की हेल्प से 1829 में हटाया था, तो ये सारे इश्यूज जो है ना आपको ये गुप्ता पीरियड से ही धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें रिलीजन में यहाँ पे आपके पुरानास को कंपोज करा गया, उसके बाद आपको यहाँ पे बोल सकते हैं कि वैष्णविज्म, शैविज्म, ये दो चीज़ें आपको देखने को मिली। और साथ ही साथ जो गुप्ताज थे ना, गुप्ताज जो है मेनली वो वैष्णवाइट थे, वैष्णविज्म थे ज़्यादातर, आपको यही दिखेंगे। जैसे हमने समुद्रगुप्त की बात करी, लेकिन वो बाकी वो टॉलरेंट भी थे, रिलीजियस टॉलरेंट थे, वो बाकी रिलीजन को ऐसा नहीं था कि डिस्कार्ड करते, उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। अब ये है कि जैनिज्म जो है वो थोड़ा फ्लरिश करा था, आपको इस टाइम में दिखेगा, क्योंकि अगर हम बात करें जैन काउंसिल तो ये गुजरात वल्लभी में हुआ था और ये गुप्ता पीरियड में ही हुआ था। तो जैनिज्म भी आपको यहाँ पे अच्छे, मतलब ये दिखा रहा है रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब खुद तो ये है वैष्णविज्म, उसके बाद ये बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनके कोर्ट में वासुबंधु दिखे थे, मतलब ये हमारे जो समुद्रगुप्त हैं। साथ में ये आपको दिखेगा जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि आपको यहाँ पे जैन काउंसिल, जो सेकंड जैन काउंसिल वल्लभी में हुई थी, वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे ही हुई थी। उसके बाद ये जो दिल्ली का आयरन पिलर है वो भी गुप्ता पीरियड का है और वो अभी भी रस्ट फ्री है, उसमें अभी तक जंग वगैरह नहीं लगा है। तो वो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मटेरियल यूज़ करा था कि वो अभी भी रस्ट फ्री है। फिर इसके बाद बिहार में जो आपको महाबोधि टेम्पल दिख रहा है वो भी इसी पीरियड का बना हुआ है, गुप्ता पीरियड का ही बना हुआ है। तो ये दिखा रहा है बुद्धिज्म की तरफ इनका इंटरेस्ट। तो ये हो गए रिलीजियस टॉलरेंट, मतलब ये दिखा रहा है कि गुप्ता खुद तो वैष्णवाइट्स थे बट ये बुद्धिज्म, जैनिज्म और बाकी रिलीजन की तरफ रिलीजियस टॉलरेंट थे। अब इनके कोर्ट में थे कालिदास, किनके कोर्ट में बताया था मैंने, चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे कालिदास, इन्होंने काफ़ी सारे संस्कृत ड्रामा, प्लेज एटसेट्रा लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल शकुंतला किसने लिखी है, कालिदास जी ने लिखी है। इट्स वन अमंग द 100 बेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही अच्छी किताब है। उसके बाद 2 प्लेज लिखे हैं वो भी कालिदास, ये भी हम जो भी करेंगे कालिदास जी के ही करेंगे, जैसे मालविका अग्निमित्रा, देन विक्रम और वैश्य, देन 2 वेल नोन एपिक्स, रघुवंशा एंड कुमार संभवम। उसके बाद ये जो है 2 संस्कृत ड्रामा, मुद्र राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम, ये किसने लिखा है, ये लिखा है विशाख दत्त। ये हमने स्टार्टिंग में ही करा था, ये विशाख दत्त ने लिखा है। तो ये ना कुछ आपके जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये किन किन ने लोगों ने लिखा है, किन्होंने लिखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए हम गोल्डन एज इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि गुप्ता पीरियड में ना साइंस का कॉन्ट्रीब्यूशन भी, साइंस की तरफ भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखने को मिले हमें। यहाँ पे आर्यभट्ट देखने को मिलते हैं, वराह मेहरा एट्सेट्रा। उसके बाद आप बोलें कि यहाँ पे मेडिसिन के फील्ड में अच्छा काम हुआ, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। अब आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टिया वो लिखी थी 499 AD में, और ये पहले थे जो जिन्होंने डिक्लेयर करा कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है और अपने ही एक्सिस में घूमता है। उसके बाद इनको बोल सकते हैं वराह मेहरा, जिन्होंने बृहद संहिता लिखा है। फिर आपको मेडिसिन के फील्ड में भी यहाँ पे आपको काफ़ी दिखेंगे, सुश्रुत संहिता एटसेट्रा। तो ये सारे जो हैं आपके गुप्ता पीरियड के हैं। साथ ही यहाँ पे इस पीरियड में आपको काफ़ी सारा गोल्ड कॉइन्स दिखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो गुप्ता पीरियड है बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं रिच था, फ्लरिश था, इसलिए वो गोल्डन एज बोला जाता है इसे। और आपको यहाँ पे बृहद जाटका एक नाम की बुक भी दिखेगी जो कि एस्ट्रोलॉजी से डील करती है। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, इसी पीरियड के हैं। और आपको यहाँ पे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र स्टोरीज ये भी लिखा हुआ है। फिर मतलब बुद्धिस्ट ऑथर आमर सिम्हा ने भी एक लेक्सिकन आमर कोश जो है वो प्रोड्यूस करी थी। तो अब ये हमारा गुप्ता जो एम्पायर है वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम यहीं पे एंड करेंगे। और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम जो इसके आगे पाल डायनेस्टी करने वाले हैं या फिर इसके आगे 1-2 डायनेस्टी और हैं जो बिहार की है वो करने वाले, वो हमारी जाएंगी दिस मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में।
और कोशिश करा जाएगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए मेडिवल पार्ट, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, जो कि आपको काफ़ी हद तक पता भी होगा, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो लगभग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार है। आपको यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट, उसके बाद चंपारण, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो थोड़ा सा आपको बिहार का पार्ट दिखेगा, बाकी आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा ही हुआ है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको लिंक दे दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको ये PDF जो है उसी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू।